हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का मेरे चैनल लर्न साइंस विद यासिर आजम में। आज हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है मेंडल के बारे में, उनके डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में, उनके लॉस के बारे में। ठीक है, लॉस नहीं, लॉस के बारे में आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। पर उसको पढ़ने से पहले, क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ने से पहले हम दो क्रॉसेस देख लेंगे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है। ठीक है, वी विल लुक इनटू द टेस्ट क्रॉस एंड अ बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? फॉर एग्जांपल एक टॉल प्लांट का क्रॉस कराया हमने डॉर्फ प्लांट के साथ। ठीक है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंसिडर कर लो, तो फर्स्ट स्टेज में क्या बनेगा? ये F1 में हाइब्रिड बना। ठीक है, इसको बेटा हम चेक करते हैं कि ये हाइब्रिड है या नहीं। किससे? बैक क्रॉस करा के। किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। बात समझ आ रही है? Homozygous recessive parent is the condition in test cross. I think I am writing wrong. I am writing in back cross. It will be in test cross. चलो उल्टा कर लो, इसको कर दो बैक और इसको कर दो टेस्ट क्रॉस। बात समझ आ रही है? तो क्या होगा भाई? कैपिटल टी क्रॉस विद दिस वन। So what kind of things you will get? Punnett square तो बनाना आ गया है ना? कैपिटल टी, तो what will happen? कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी 2:2। दो टॉल मिल जाएंगे, दो डॉफ मिल जाएंगे। तो हमें जैसे ये रेशियो मिलेगा हम तुरंत पता कर लेंगे कि जो प्रोड्यूस हाइब्रिड है वो क्या है बेटा? टॉल है। मतलब हमें ये कैसे पता? वो हेट्रोजाइगस है, सॉरी, वो क्या है? हेट्रोजाइगस। अगर ये हाइब्रिड की जगह मान लो कैपिटल टी होता, तब हम इसको टेस्ट करते, तो हमें जितनी भी प्रोजनी मिलती, जितनी भी औलादे मिलती, वो सब क्या मिलती? टॉल। तो 4:0 आ जाता कि नहीं आ जाता? 4:0 आ जाता। हमेशा याद रखना, डोमिनेंट वाला पहले लिखा जाता है, रेसेसिव वाला बाद में। क्लियर है? चाहे हम कैरेक्टर लिख रहे हो, चाहे हम रेशियोज लिख रहे हो। बैक क्रॉस में बेटा हम क्या करते हैं? अगर बैक क्रॉस की बात की जाए, हम इसको प्योरिटी ऑफ ब्रीड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्योरिटी ऑफ ब्रीड के लिए। यहाँ पे भी सेम चीज ले लो। मान लो हमने ले लिया कैपिटल टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी मीन्स अ टॉल प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ डॉर्फ प्लांट। वी गॉट द हाइब्रिड एज कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है? इसका गैमेट निकालेंगे, पूरा प्रोसेस पर हम शॉर्ट में बता रहे हैं। हम इसका क्रॉस करा देंगे दोबारा से होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या रेशियो मिल जाएगा हमें? हम डोमिनेंट के साथ अगर करेंगे तो इसको बना लो, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, सारे के सारे हमें क्या मिलते रहेंगे? प्लांट। तो प्लांट की ब्रीड की वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए भी हम बैक क्रॉस करते हैं। तो मैं कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना है, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं? जो हाइब्रिड आता है उसका हम जो है एक तरह का बैक क्रॉस ही कर देते हैं। ठीक है, अपने पेरेंट के साथ। पेरेंट बोले तो होमोजाइगस रेसेसिव के साथ। और टेस्ट उसमें बैक क्रॉस में क्या करते हैं? इमीडिएट बैक क्रॉस कर देते हैं डोमिनेंट पेरेंट के साथ। ठीक है, चलो बेटा अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक बार में बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो सीक्वेंशली देख रहे हैं, कुछ चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में छोड़ दी जो मैंने गलत किया, जैसे टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस मुझे लाइन से पढ़ाते चलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वीडियो बनाने का काम नया शुरू किया है, सो आई विल बी ऑन द ट्रैक वेरी सून। अब जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको बेटा बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आपको ध्यान से समझना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। भैया मेंडल ने जो बात करी थी उसके हिसाब से इनहेरिटेंस कौन था? फैक्टर ही थे तो जो आगे कैरेक्टर्स को ले जा रहे थे। ठीक है, लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन है? क्रोमोसोम्स है।
कैसे क्या, ये सारी बातें हम करेंगे। ये थ्योरी सटन एंड बोवेरी, ठीक है, सटन का पूरा नाम था वॉल्टर सटन एंड बोवेरी वॉज थियोडर बोवेरी। इन 1902 दे प्रपोज दिस थ्योरी, ठीक है। बेसिकली दोनों ने काम किया पैरेलली इसके ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर, लेकिन थ्योरी प्रपोज सटन ने करी थी। दैट्स वाई सटन नेम इज गिवन इन द एनसीईआरटी फॉर द प्रपोजल ऑफ थ्योरी। लेकिन इस थ्योरी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट भी करते हैं। जैसे मेंडल का काम कब मेंडल कर रहा था, 1856 से लेके 1863 तक, ये टाइम था जिस टाइम पे मेंडल अपने क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी कर रहा था, नहीं कर रहा था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट। इसके बाद इसने अपने वर्क को पब्लिश किया 1865 में। 1865 में पब्लिश करने के बाद भी मेंडल को वो सम्मान, वो इज्जत, वो वक़ार, वो वक़्त नहीं मिली जो उसको मिल जानी चाहिए थी, बल्कि उसका काम बहुत शानदार था, ठीक। लेकिन क्यों नहीं मिली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिटेशंस क्या रही मेंडल के काम में, या क्या रीजंस रहे कि वो अच्छे से फेमस नहीं हो पाया। सबसे पहली चीज़, वर्क जो था वो पब्लिश सही जगह पे नहीं हुआ। भाई वो बहुत अमीर आदमी नहीं था मेंडल, उसने एक लोकल जर्नल में पब्लिश किया अपने वर्क को, जो कि इतना रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। दूसरी चीज़, ही यूज्ड मैथमेटिक्स। सो उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उनके सर के ऊपर से निकल गया, यार बायो में मैथ्स, बायो पढ़ने में तो छींकें आ जाती, बायो में मैथ्स कैसे पढ़ी जाएगी। तो एक एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था मेंडल के काम को बाय दी साइंटिस्ट ऑफ दैट टाइम। इतनी बात समझ में आ रही है। उस समय के साइंटिस्ट से आगे सोच में थे कौन, मेंडल। तो जब अपने समय से आगे थे तो उस समय के लोगों को वो कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़, पी प्लांट पे तो उनके रिजल्ट चौकस आए, लेकिन जब हॉक वीक पे उन्होंने किया तो उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले। ही वॉज लकी और फॉर्चुनेट दैट ही गॉट पी प्लांट, क्योंकि करेक्टर्स भी कॉन्ट्रास्टिंग थे, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, तो उनको काफ़ी अच्छे से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और सेग्रीगेशन बताने में हेल्प मिली। मगर अब आप पढ़ेंगे कंडीशंस होती हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं भी होता है लिंकेज के केस में, ठीक है। वो क्या चीज़ है वो भला हम भी पढ़ेंगे आगे चल के। इसके अलावा क्या रीज़न रहा मेंडल का वर्क ना पब्लिश होने का, और साइंटिस्ट उभर रहे थे, डार्विन बाहर आ रहे थे, लाइट में आ रहे थे, उनका काम ज़्यादा जो है सराहा जा रहा था, इनके काम को इतनी वैल्यू नहीं मिल रही थी, ठीक है, ओके। इसके अलावा इन्होंने जो एक बात बोली कि फैक्टर्स जो हैं, जिसको आज के समय में हम क्या कहते हैं बेटा, जीन्स, वो डिस्क्रीट यूनिट है। डिस्क्रीट यूनिट का मतलब वो ब्लेंडिंग नहीं शो करते, या तो टॉल या तो डॉर्फ, ठीक है, या तो राउंड या तो येलो, ठीक है, या तो फ्लावर का कोई कलर स्पेसिफिक मान लो रेड और वाइट, वॉयलेट और वाइट। इसके अलावा वो बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। पर अगर हम नेचर में देखें तो बहुत सारी ब्लेंडिंग है भाई, बहुत सारा झोल झाल है, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, कंटिन्यूस वेरिएशंस जो हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में मेंडल बताने में असक्षम रहे, ये एक्सप्लेन ना कर पाए। ये भी एक रीज़न था कि मेंडल के काम को वो वैल्यू, वो वक़्त नहीं मिली, ओके। एंड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन जो था वो ये था कि वो इनहेरिटेंस जो कर रहे हैं फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन कहते हैं, वो ये नहीं बता पाए थे कि वो कहाँ प्रेजेंट है। तो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वो नहीं बता पाए थे। क्या नहीं बता पाए थे मेरे बच्चों? फिजिकल बेसिस वो नहीं बता पाए। भैया उन्होंने कह दिया फैक्टर प्रेजेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुमको पढ़ाया तो क्रोमोसोम भी पढ़ा दिया, जीन लोकाई भी पढ़ा दिया, क्योंकि आज हमको सब कुछ पता है। पर हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री को लाना नहीं है, हमें हिस्ट्री में जाना है। तो फिजिकल बेसिस के बारे में वो नहीं बता पाए कि भैया कहाँ प्रेजेंट है ये जीन्स, कहाँ पे प्रेजेंट है। तो भैया ये कहाँ पब्लिश हुआ, पर रिकॉग्नाइज नहीं रहा। कब तक के? 35 सालों तक, 1900 तक, यानी 35 ईयर्स दिस वर्क रिमेन अननोटिस्ड, ठीक है, हिज वर्क रिमेन अननोटिस्ड। 1900 में 3 साइंटिस्ट कौन कौन थे? कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डिवरीज, और कौन था? हाँ, एरिक वॉन शेमार्क, शेमार्क जैसे आप अनाउंस करना चाहें याद करने के लिए। ये वो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को डिस्कवर किया, रीडिस्कवर्ड किया बेसिकली। दे रीडिड दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ द मेंडल्स बिकॉज दे गॉट द डाटा ऑफ द मेंडल, दे परफॉर्म देयर एक्सपेरिमेंट एंड दे गॉट द सेम रिजल्ट विच मेंडल वॉज टेलिंग. So they accepted it. Yes, there is something different. There is something which could be proved.
तो उन्होंने भैया इसके काम को डिस्कवर किया। लेकिन इन 35 सालों में कोई जेनेटिक्स रुक थोड़ी गई होगी, रिसर्चेस रुक थोड़ी गई होंगी कि मेंडल ने काम किया 35 साल तक बस्ते में डाल दिया वर्क, उसके बाद ठंडे पड़े, नहीं। साथ ही साथ काम चलता रहा क्रोमोसोम्स के ऊपर, ठीक है। क्रोमोसोम पे काम कौन कौन कर रहे थे? दो साइंटिस्ट जो साथ में पैरेलली काम कर रहे थे वो थे सटन, वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवेरी। इन दोनों ने मिलकर 1902 में एक थ्योरी दे डाली, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बावेरी इन 1902 गिवन द थ्योरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके लिए इन्होंने क्या तर्क रखे? ठीक है, इन्होंने कहा कि देयर इज अ पैरेललिज्म बिटवीन फैक्टर्स एंड क्रोमोसोम्स। अल्टीमेटली इनकी थ्योरी से इन्होंने ये प्रूव कर दिया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है, जीन्स बोले तो फैक्टर प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे आप खुद सोचें, फैक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, सिर्फ हाइट थोड़ी है, कलर थोड़ी है, 50 फैक्टर्स हैं, ठीक। और क्रोमोसोम के नंबर फिक्स थे, क्रोमोसोम तो आपकी बॉडी में 46 ही है ना, 23 पेयर्स, तो यानी बहुत सारे फैक्टर, यानी एक ही क्रोमोसोम पे बहुत सारे फैक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। लकीली मेंडल का जो वर्क था उसमें मेंडल को लिंकेज देखने को नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने जो पेयर देखे वो प्रॉपर्ली सेग्रीगेट हो रहे थे। डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में भी जो उन्होंने राउंड येलो सीड लिया वो भी अलग अलग क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट थे। अगर एक ही जीन पे प्रेजेंट होते तो वो लिंकेज को समझ जाते। लिंकेज क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक कंपैरिजन करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, बिटवीन क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड मेंडल वर्क। तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये इस रिजल्ट पे पहुंचे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सही है, क्रोमोसोम ही हैं जो कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। बेसिकली करती तो जीन्स ही हैं, लेकिन एक जीन नहीं करती है, लाखों जीन्स मिलके करती हैं। तो वो सब सिचुएटेड कहाँ पे? क्रोमोसोम पे। कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा? क्रोमोसोम पे। तो अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो एक तरफ हम लिख सकते हैं मेंडल का काम क्या था भैया, यानी मेंडल्स स्टडी, मेंडल्स पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मेंडल्स वर्क जो था उससे कंपेयर कर रहे हैं, किसको बेटा हम कंपेयर कर रहे हैं? क्रोमोसोम्स को। एक चीज़ और, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आपको सेल डिवीजन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सारे फेज, पैकेटिन स्टेज सब पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो फिलहाल मैं चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा वो ऊपर ऊपर होगा, आप उसको टच करते हुए, गोता मारते हुए निकल जाएंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सेल डिवीजन को भी तमीज़ से पढ़ें, ठीक है। खास करके जितने भी 12th के बच्चे, इफ़ यू वांट टू गिव नीट ना, तो आधे से 1 घंटा रोज़ आपको बायो 11th की भी पढ़नी है। सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री। क्रोमोसोम की बात कौन कर रहा है बेटा? सटन एंड बावेरी। बेटा ये दो अलग अलग साइंटिस्ट, इन्होंने अलग अलग समय पर रिसर्च करी है, मतलब रिसर्च इन द सेंस अलग अलग करी है, एक साथ नहीं करी है। बाद में एक जैसे पॉइंट थे, एक साथ इन्होंने थ्योरी प्रपोज कर दी, पर दोनों ने काम अलग अलग किया है। सिमिलैरिटीज़ क्या निकल रही थी मेंडल के वर्क में और इनमें? मेंडल ने कहा कि फैक्टर अकर इन पेयर, मैं बता चुका हूँ। फैक्टर्स यहाँ पे क्या थे? जीन्स। जीन्स बोले तो एलिलीज। एलिलीज क्या थे? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स थे। तो जो फैक्टर्स हैं यानी एलिलीज, फैक्टर्स मीन्स एलिलीज, दे अकर इन पेयर, अकर इन पेयर, जोड़े में रहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ जब इससे पहले मैं पढ़ा रहा था। सेम क्रोमोसोम्स के बारे में बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये भी पेयर में होते हैं और जीन्स इनके ऊपर लोकेटेड होती हैं। यानी जो एलिलीज हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर चिपकी हैं। किसने बताई ये बात? सटन एंड बावेरी ने। इन्होंने कहा क्रोमोसोम्स also occur in pair and genes are located or present on chromosome। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन है? यस, समझ आ गई इतनी सी बात भैया। अभी तो इन्होंने अपनी भाई थ्योरी दी है, थ्योरी देने के बाद ये पॉइंट्स प्रूव कर रहे हैं। देखो भाई 35 साल ठंडे तो रहेगा नहीं, आदमी रिसर्चेस हुई और भी चीज़ें आई। मेंडल के वर्क ने इन्हें एक हेल्प ज़रूर करी, एक ऐसी हेल्प करी जिससे कंपैरिजन करके अच्छे से उस चीज़ को प्रूव कर सके। मेंडल के ज़माने में इतनी चीज़ें नहीं थी टेक्निकली, जितनी 35 साल में और डेवलप हो गई थी। ये जो थ्योरी क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आई है ना, इसमें बहुत बड़ा रोल है माइक्रोस्कोपी का। किसका रोल है? माइक्रोस्कोपी अच्छे से डेवलप हो गई थी तो हम मियोसिस को या जो सेल डिवीजन की स्टेज है उसको और अच्छे से देख पा रहे थे और ये जान पा रहे थे कि ड्रामा क्या हो रहा है। तभी तो उन्होंने क्रोमोसोम को देखा। क्रोमो 2 वर्ड से बना है, क्रोमा एंड सोम। क्रोमोस मतलब कलर
सोमा मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडीज दिखाई दी माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। अब वो उसी तरीके से डिवाइड हो रही थी, उसी तरीके से सेग्रीगेट हो रही थी जैसे ये हो रही थी। लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगली बात जो थी वो ये था कि मेंडल ने कहा गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेपरेट हो जाते हैं। बताया था नहीं बताया था? तभी तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही थी। दे सेपरेट। दूसरा वर्ड क्या होता है सेपरेट के लिए? सेग्रीगेट। दे सेपरेट और सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर है? और गैमीट कब बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं। तो हम एट द टाइम ऑफ मियोसिस भी बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? मियोसिस भी बोल सकते हैं और गैमीट फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसमें भी सेम चीज़ थी कि दे सेग्रीगेट। तो ये सिमिलैरिटी हुई कि नहीं हुई? दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ, लिख रहे हैं इसलिए ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। दो सिमिलैरिटीज आ गई कि नहीं आ गई? अगला था कि एलिलीज और फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। एलिलीज बोले तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, या हम फैक्टर्स बोल सकते हैं। सेपरेट एट द टाइम ऑफ, नॉट सेपरेट एट द टाइम, सेपरेट इन, या असॉर्ट लिख सकते हैं। सेपरेट और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली बोले तो एग्जाम्पल से समझा दें। देखो एक हमने एग्जाम्पल लिया, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए, ठीक है। तो ये कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल बी स्मॉल ए के साथ भी जा सकता है, ये कैपिटल बी कैपिटल ए के साथ भी जा सकता है। तो दे आर इंडिपेंडेंटली व्हाट? सेग्रीगेटिंग, गेटिंग असॉर्टेड। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक। लेकिन ये फेल हो जाता है लिंकेज के केस में। एक सिचुएशन बताएंगे जहाँ पे आके लपट जाएगा कॉन्सेप्ट, फेल हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। समझ आ रही है? उसी सिचुएशन को हम बोलेंगे लिंकेज। क्या बोलेंगे दीपांश? लिंकेज। चलो आगे देखते हैं बेटा। सेम चीज़ यहाँ पे हम क्रोमोसोम के लिए बोलेंगे। क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। क्रोमोसोम असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। जैसे एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, एक क्रोमोसोम ये है। हम पेयर की बात कर रहे हैं, होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं। ये डबल हो जाता है, आपको पता है, डिवीजन से पहले भी ऐसे ऐसे हो जाता है, पता है नहीं पता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके आ जाते हैं, ये भी डबल होता है, तभी तो मियोसिस में आगे चल के डिवीजन होगा। फिलहाल आप इतना समझें कि ये क्रोमोसोम था और एक ये क्रोमोसोम है। थोड़ा और डिफरेंस कर देते हैं, इसको डार्क ऐसे ब्लैक कर देते हैं और इसको डार्क रेड कर देते हैं। अब इसमें भी यही चीज़ है, ये जो रेड शेडेड वाला है, ये शेडेड वाला रेड शेडेड वाले ब्लैक के साथ जा सकता है? जा सकता है नहीं जा सकता है? इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। और ये शेडेड वाला प्लेन वाले के साथ भी जा सकता है, एंड वाइसी वर्सा। यही चीज़ दूसरे के साथ भी हो जाएगी। समझ आ गए? तो क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं और हमारे जीन्स या एलिलीज भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। तो मियोसिस के टाइम पे दोनों प्रोसेस हो रही हैं। ये माइक्रोस्कोपी अच्छे से डेवलप हो गई तो इसको प्रॉपरली पढ़ लिया गया। बात समझ आ रही हो? तो इससे ये पता चल गया कि जीन्स नहीं, क्रोमोसोम्स हैं जो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। कैसे भाई? फैक्टर्स तो लाखों हैं, एक जीन्स पे मिनिमम 200 प्लस ही फैक्टर्स होते हैं, इवन 227 अराउंड, ठीक है। सबसे कम क्रोमोसोम्स, सबसे कम जीन्स होते हैं वाई क्रोमोसोम्स पे। लाइक इन ह्यूमन बींग्स वी आर हैविंग वाई, सेक्स क्रोमोसोम वाई, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, एक एक पे हज़ारों होते हैं जीन्स। अब वही क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है, इसका मतलब जीन्स पे क्रोमोसोम नहीं, क्रोमोसोम्स पे क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट है। थ्योरी वॉज प्रूव्ड बाय सटन एंड
बावेरी, नॉट प्रूव्ड, प्रपोज्ड बाय। अब इसमें भी एक पेज है, फंसाने के लिए क्वेश्चन समझो। वर्क किया दोनों ने, सटन एंड बावेरी ने। 1902 में प्रपोज किया सटन ने। किसने प्रपोज किया? सटन ने। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया? क्वेश्चन आता है। तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स दैट इज थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने। उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। देखो ऐसे ऐसे होता है, समझ आ रही है बात? ज़्यादा बनो नहीं, ये प्रोसेस है, इस तरीके से होगा। किसने कहा? टीएच मॉर्गन ने। क्या प्रूफ दिया? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। क्वेश्चन आएगा हु वर्कड? सटन एंड बावेरी। हु प्रपोज द थ्योरी? सटन। हु प्रूव एक्सपेरिमेंटली? टीएच मॉर्गन। कैसे? ऑन एक्सपेरिमेंटिंग ड्रोसोफिला, फ्रूट फ्लाई। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। हाँ यही होता है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई होती है, उस पर किया। उनको वो लेने, उन्होंने वो क्यों सेलेक्ट किया वो भी हम पढ़ेंगे। उसमें भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेज था, उनको भी ऐसा बढ़िया मटेरियल मिल गया जिसको वो बढ़िया से देख के ऑब्जर्व करके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर निकाल सकते थे। लेकिन अब एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन के साथ चैप्टर खत्म कर रहे हैं, वीडियो खत्म कर रहे हैं, अगले में उसका जवाब मिलेगा। एक क्रोमोसोम है, पेयर है, एक और पेयर है, क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल टी कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे स्मॉल आर है, क्लियर है? यानी कि ये क्रोमोसोम का पेयर इस क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, ये इनसे असॉर्ट हो जाएंगे, ये इनसे। लेकिन जो ये जीन्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे? डिपेंडेंट। ये असॉर्ट होने के बाद ये दोनों तो एक साथ रहेंगे ना। तो दो चीज़ें होती है, एक होता है डिपेंडेंट पेयर, एक होता है इंडिपेंडेंट पेयर। क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट पेयर, क्लियर? कभी भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। पर जीन्स अगर वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, स्पेशली पास्ट प्रेजेंट हैं, तो उनको बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर। अलग अलग प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट पेयर। मेरी बात समझ आ रही है? Those which are present together on a chromosomes, they are dependent pair because they are linked to each other on a chromosome. Especially when they are very close, तो ये अलग भी नहीं होंगे। एक चीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर, बहुत सी चीज़ें छोटी छोटी जो तुमको समझानी है, अगले वीडियो में ही समझाएंगे। फिलहाल इतना समझ लो, जो लिंक्ड हैं आपस में, जो सेग्रीगेट नहीं हो सकते इंडिपेंडेंटली, उनको हम बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर। और जो सेग्रीगेट हो सकते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट पेयर। सो एक एनसीईआरटी में 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें आपको एक चार्ट बना हुआ है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, देखिएगा। उसमें पूछा है, दो तरफ डिफरेंसेस लिखे हैं और पूछा गया कौन सा जीन है और कौन सा क्रोमोसोम है। 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जो पहला वाला है लेफ्ट हैंड साइड पे, हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे वो जीन्स हैं, राइट हैंड साइड वाला क्रोमोसोम है। क्यों? क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो एक दूसरे से, जो दूसरे क्रोमोसोम पे प्रेजेंट, उससे तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं, मगर जो सेम क्रोमोसोम पे उससे इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट पेयर। ठीक है, चलो एक और चार्ट भी देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी देखें तो आप पाएंगे जैसे एक सेल के अंदर G1 फेज उन्होंने दिखाया है, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है ऐसे और एक क्रोमोसोम ऐसे पड़ा है। ठीक है, ये G1 फेज है, अभी ग्रोथ फेज में है। इसके बाद G2 आ जाएगा, तो G2 में क्या हो जाएगा? ये क्रोमोसोम अपनी कॉपी बना लेगा, ये भी बना लेगा, ये भी और ये भी। बात समझ आ गई? थोड़ा डिफरेंट दिखा देते हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसे डॉट बना दो, ये अलग है, ये ऐसे डॉट बना लो। ठीक है, इन्होंने दिखाया है इसके बाद सेल डिवीज़न शुरू होगा। ये दोनों इक्विटोरियल पे रेंज हो जाएंगे, अलग अलग होंगे, ऊपर वाले ऊपर, नीचे वाले नीचे। फिर ये एक एक भाई 4 में जाएंगे ना, गैमीट फॉर्मेशन में 4 गैमीट्स बनेंगे, तो चारों में एक एक क्रोमोसोम जाएंगे, इंडिपेंडेंटली जा सकते हैं। ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, बात समझ आ रही है? ये वाला इसके साथ भी जा सकता है, बात समझ आ रही है? पर उन्होंने दिखाया है इसके साथ गया है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली भी असॉर्ट कर सकते हैं, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। अगला केस देखो, हाँ अब आप ऐसे देख सकते हैं, बनाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लुक इनटू द बुक, काइल टीचर शॉर्टकट ढूंढ ही लेते हैं। देखिए ये केसेस देखिए, केस 1 में क्या हो रहा है, दोनों अलग हुए, सेग्रीगेट हुए, ये
इस क्रोमोसोम के साथ लेके अलग हो गए, लास्ट में 4 बन गए। इस केस में क्या दिखा रहे हैं कि भैया ज़रूरी नहीं कि इसके साथ ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर्स असॉर्ट कर रहे थे वैसे ही क्रोमोसोम असॉर्ट करेंगे, जैसे फैक्टर असॉर्ट कर रहे थे वैसे ही क्रोमोसोम असॉर्ट करेंगे। देखो येलो वाला किसके साथ जा रहा है, इसमें जा रहा था रेड के साथ, इसमें जा रहा है ग्रीन के साथ। सो ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर जो टेबल बनी है 5.3 उसमें ए वाला जीन है, बी वाले क्रोमोसोम है, लिख लीजिएगा। अब जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं किस बारे में बात कर रहा था। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ पुट द लाइक बटन, पुट द सब्सक्राइब बटन, और जो भी अच्छा हो सकता है वो कर दो भाई।